मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 कलेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह कलेक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। अब शोएब भाई की वीडियो का टाइटल है कश्मीर अनटोल्ड हिस्ट्री, हिंदू रूल्स ऑफ कश्मीर, रियल इंटर। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब की आप, सॉरी मैं क्लियर, मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस समत में से आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज्यादा थे, मस्जिद कम थी, और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है। जो हमें तो, मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमान की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें कम। हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूंकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। प्लेबिसाइट के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे? कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है, क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों? हाँ, ये एक सवाल है, क्यों हटाए? अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज़्यादा महंगा होके आएगा तो आप लेंगे। यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है, आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे या आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा, या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक? ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ कभी आपको आज़ाद लगा? आज़ाद पाकिस्तान या आज़ाद ईरान, आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मजाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। पहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है, मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के, मुस्लिम सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से, अगर ख़ास तौर पे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है। जी, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे साथ राइटर मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। एक हिस्ट्री हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है और एक रियलिटी है, क्या दोनों चीज़ें मैच करती हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकार अहमद मीर। आपका नाम? अब्दुल बशीर ताजवर। आपका नाम सर? शौकत इकबाल साहब। अच्छा, टॉपिक आपने सुना होगा कश्मीर की हिस्ट्री। आप क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है और कितने टाइम पहले से स्टार्ट होती है? कश्मीर की हिस्ट्री पे अगर बात करते हैं तो जब से कुर्रा ज़मीन बना है तो कश्मीर तो तब से मौजूद है, लेकिन इसको ये नाम कब से मिला, इंसानी आबादी कब से शुरू हुई और उसकी तारीख जो रिकॉर्ड का हिस्सा है वो कब से है, तो वो तकरीबन 5000 साल से मौजूद है। और कश्मीर दुनिया की उस धरती में से हमारी नीलमता पराना या नील प्राण मत उसका जो जदीद नाम है, वो दुनिया की कदीम की
दूसरी किताब है जो मौजूद है, लिहाजा कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ की हिस्ट्री किताबी शक्ल में मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, जो हिस्ट्री किताबी शक्ल में जिस बुक का आपने नाम लिया है, क्या जो पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात करें या कश्मीर में जो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बुक पढ़ाई जाती है और कश्मीर का जो उसके अंदर सब्जेक्ट या सिलेबस होता है, क्या वो दोनों मैच करते हैं? इसमें एक चीज़ जो नहायत बड़ी गलतफहमी है वो दूर कर ली जानी चाहिए कि ये एक रियासत है। ठीक है। इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं। उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साय चिन है। ठीक है, और तीसरा सूबा उसी को लद्दाख का नाम भी दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी उसी में आते हैं, मौजूदा लद्दाख सिटी भी उसी में आता है। और दूसरा ऐसा है जम्मू का है जिसका कैपिटल जम्मू, और तीसरा सूबा जो है वो कश्मीर का वादी है जिसे कहा जाता है, और उसका कैपिटल श्रीनगर है। तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अदवार में अलग अलग रहें, लेकिन हम उस वहदत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा और एक महज़ब रियासत की शक्ल दी। और रियासत की तारीफ़ पे उतरने वाली अगर रियासत है तो हम उन्हीं 101 सालों को कहेंगे। ठीक है, किसी भी रियासत को या किसी भी एरिया को अगर देखा जाता है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है तो उसमें मज़हब का भी एक एलिमेंट होता है जी। पहले यहाँ पे मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, वाटेवर जो भी थे। आप बताएं, आपने बोला 5000 साल पहले की हिस्ट्री है या 6000 साल पहले की हिस्ट्री है। सबसे पहले जो आपने बोला है कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मज़हब आया या कौन से मज़हब ने यहाँ पे अपना? आप इसके साली सिर्फ कश्मीर के सूबे की बात करेंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसके दीगर 2 सूबों की बात करें, जम्मू में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे। ठीक है। इसमें मज़ाहिब की तारीख़ भी अगर देखी जाए तो ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बुद्ध मत के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जामिया। यहाँ पे लोग दूर दूर से कशां आते थे। अच्छा। और इल्म की तहसील किया करते थे। शारदा उसका मरकज़ था। कनिष्क ने वो यूनिवर्सिटी तामीर की हुई थी। और इसके अलावा जो कदीम तारीख़ में जब मज़ाहिब की, इंसान मज़ाहिब से पहले भी मौजूद था। मज़ाहिब की अपनी तारीख़ 5 साढ़े 5 हज़ार साल की है। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। उसी की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है। और फिर उसके हिंदुइज्म, हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत। ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे। और इस तरह मुख्तलिफ कौमें आती और जाती रही हैं। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई। बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ। और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली। ठीक है, कश्मीर के सूबे में। अच्छा, सर आपसे बात करूँगा। इन्होंने बोला हिंदू मत या हिंदुइज़्म आया, उसके बाद इस्लाम आया, बीच में थोड़ा सा पीरियड आता है जिसमें सिखिज़्म के हवाले से अगर बात करें वो भी यहाँ पर आए। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सिखिज़्म यहाँ पर मजमूई तौर पर कोई पब्लिक में नहीं आया। ठीक है। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और उसने रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ अरसे के लिए कब्ज़ा किया और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए। ठीक है। और वो बहरहाल पंजाबी ही थे। यहाँ के मकामी जो सिख थे जो हुए तो वो उनकी बहुत तादाद ना होने के बराबर थी। तो यूँ मकामी जो मज़हब रहे उसमें सिख एलिमेंट बहुत कम है। तो वो एक मुख्तसर सा अरसा है जो, और उसी की तवस्सुत से जब महाराजा गुलाब सिंह वो भी गवर्नर था, ठीक है, रंजीत सिंह का, और उसी ने फिर रंजीत सिंह के बाद इस रियासत को एक तरतीब दी और एक मायदे के तहत उसने रियासत हासिल की। वो पंजाबियों ने जो तावान दिया और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने वही वैसा ही तावान दिया। एक मैं पता नहीं आप इसको आना एयर करेंगे या नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि 1846 में पंजाब ने हमला किया अंग्रेज़ पर। उसमें पंजाब को शिकस्त हुई, सिखों को, पंजाब से मुराद सिखों को शिकस्त हुई। और कश्मीर में वो जंग नहीं हुई, वो पंजाब में हुई। लेकिन चूँकि ये मातूब इलाका था, पंजाब का मुतल्लिका इलाका था, तो इसको भी यही समझा गया कि ये भी अंग्रेज़ ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद पंजाब में को ने तावाने जंग दिया सिखों अंग्रेज़ को। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ज़ेली रियासत कायम की अंग्रेज़ के मातहत। ठीक हो गया। उसी के तहत चूँकि पंजाब के पास पैसा नहीं था तावान देने के लिए, तो उन्होंने गुलाब सिंह
गुलाब सिंह ने खुद ये तावान दिया। और यहाँ एक बदकिस्मती से एक लफ्ज़ जिसकी मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने बराए शेर गुफ्तन ये कहा था, कौमे फ़रोख्तन शेर ना फ़रोख्तन, ये बराए शेर गुफ्तन बात थी। लेकिन उसको ये कहा गया, और हिस्ट्री में आम वो अभी आपने मुताला पाकिस्तान की बात हुई, उसमें ये कहा कि जी ख़रीदा गया और बेचा गया। कौम नहीं बिकी, कौमें हारती रही, दुनिया में बेतहाशा कौमें हारती रही। अब भी कई मुल्क हैं जो तावान जंग अदा कर रहे हैं, और इसी तरह का तावान जंग कश्मीरियों ने भी अदा किया, पहले पंजाबियों ने किया, 3 दिन के बाद माहिदा होता है, कश्मीरियों ने वो तावान अदा किया। लेकिन उस एक लफ्ज़ की वजह से ये कहा गया कि कश्मीरी बेचेंगे या बिके या ख़रीदेंगे। पंजाब के हवाले से कोई नहीं कहा। गैप है माहिदे के दरमियान 3 दिन का, तावान उन्होंने भी अदा किया, हमने भी इस रियासत का भी दिया गया। और इसमें एक इलाका जो चंबा हज़ारा ये मर्री वगैरह का इलाका है, इसका तावान नहीं दिया जा सका। तो ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रही। एबट ने एबटाबाद बनाया, मर्री उन्होंने डेवलप किया, ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रहा ये इलाका। तो ये कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन तावान जंग पैसा उतना ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा या देना पड़ा। ये बताएं, हिंदू पंडितों का बड़ा यहाँ पे नाम आता है काश्मीर के नाम से, वो कहते हैं जी ये भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो काश्मीर है ये ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके जो बाकियात हैं, जैसे उनके मंदिर होते हैं यहाँ इनके, या सिखों की बात करें उनके यहाँ पे गुरुद्वारे होते हैं, क्या वो मौजूद हैं? ये हाँ बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल सामने ये मंदिर है या वो गुरुद्वारा है? ये मंदिर है, ये यहाँ पे मंदिर है। मुजफ्फराबाद में 6 मनादिर मौजूद थे जब तकसीम हो गई तो 1947 की 1947 में। तो हम तो खुद तकसीम का ऐसा नहीं थे, ये इस रियासत के लोग खुद मुख्तार रहना चाहते थे। ठीक है। लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात किया गया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया, और अचानक कबायली दरअंदाज यहाँ पर आए, जिन्हें KPK की गवर्नमेंट को बचाने के लिए घुमा कर इस तरफ भेजा गया था, वर्गला कर इस तरफ लाया गया था। वो किसने भेजा था उसे, थोड़ा बताएंगे? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ये सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने KP मौजूदा और उस दौर के सरहद सूबे की मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया था। ठीक है। मुंतखब हुकूमत गफ़ार ख़ान की थी, उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गफ़ार ख़ान की हुकूमत को चलता कर दिया और एक कश्मीरी को वहाँ पर उनका वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो पख्तून कौम भी एक गैरतमंद कौम है, उन्हें किसी भी कश्मीरी का ख़ुद पे हाकिम होना किसी सूरत में गवारा नहीं था, जिस बुनियाद पे उन्होंने एक शोरश बर्पा कर दी। और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो बारामूला के रहने वाले थे, मुजफ्फराबाद में ये 7 प्लेट है, यहाँ पे भी उनके घर मौजूद था। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो गैर मुंतखब हुकूमत है, जो ऊपर से नामज़द करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की। तो उस बगावत को दूर करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा से मदद मांगी गई। सिकंदर मिर्ज़ा तब कैबिनेट डिवीज़न में थे, उन्होंने अपने एक दोस्त खुर्शीद अनवर को भेजा, जो वहाँ पे गए, कवालियों को बताया कि वहाँ पे काफ़ी सोना है, चांदी है, बहुत दौलत के अंबार हैं। कश्मीर चूँकि एक खुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। 1947 की बात किया है कि ये खुद मुख्तार रियासत थी और इसका स्टेटस बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत के महाराजा के लीगल एडवाइज़र थे, यानी एक लिहाज से आप उन्हें मुलाज़म कह सकते हैं। ये इतने बड़े आदमी थे। और जो हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, उनका अपना एक वफाक था और उस वफाक का सरबराह भी महाराजा हरी सिंह थे। ठीक है। ये उन 562 रियासतों में। तो उन बलवाइयों को जो ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान के ख़िलाफ़ वहाँ पे बगावत कर रहे थे, उनका रुख फेर कर इस तरफ कर दिया गया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने कत्लेआम किया। क्या मुसलमान क्या सिख, उन्होंने किसी को मुआफ़ नहीं किया। ये पिछले अरसे में BBC ने एक खातून पे प्रोग्राम किया था, जिस मुसलमान खातून को उस अरसे में उठा के ले गए थे। तब वहाँ सिटी के अंदर
हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब 6 की के आप 6 सॉरी मैं क्लियर मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस सम्त में से आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज्यादा थे, मस्जिद कम थी, और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है। जो हमें तो मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें कम। हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्ले आम कर दिया और मुसलमानों को तहे तय कर दिया, लेकिन बरे सगीर की, बाकी बरे अजीम की मरदमशुमारी तो बाद में हुई है, कश्मीर में पहले हुई है। वहाँ पे असम्बली 1936 में बनी है, यहाँ पे 1934 में अवाम को हुकूक दिए गए और यहाँ पे असम्बली पहले आई है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी बन सकी थी तो पूरे पंजाब से 2 लाख फंड इकट्ठा हो सका था, तो महाराजा ने उसमें 10 लाख की डोनेशन दी थी, जो पंजाब के कुल फंड से, हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान की फूड बास्केट करार पाता था पंजाब, लेकिन उससे इतना ज़्यादा महाराजा इतना तालीम परवर शख्स था तो इसका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इस रियासत को महज उस मुआहदे के तहत तबाह किया गया। और ये याद रहे, वो उस मुआहदे का जिक्र करना नहायत ज़रूरी है कि महाराजा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिस पे लियाकत अली खान के और हमारे वज़ीर-ए-आज़म काकचंद के दस्तखत मौजूद हैं, एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था कि जिन शराइत के साथ हम अंग्रेज़ सरकार के साथ रह रहे थे उन्हीं शराइत के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसमें करेंसी पाकिस्तान की होगी चूँकि पहले अंग्रेज़ की होती थी, दिफा पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। अगर ज़रूरत पड़ी किसी तरफ से तो तब बुला लेंगे। करेंसी और डाक का महकमा पाकिस्तान का होगा, मुलाजिम कश्मीरी कश्मीर की हदूद में रखे जाएंगे और पाकिस्तानी पाकिस्तान की हदूद में। और सिम्बॉलिकली जिस तरह पहले इंग्लिशिया सरकार का झंडा कश्मीर के झंडे के साथ थोड़ा नीचा लहराया जाता था, तो उसी सिम्बॉलिकली दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। और ये कश्मीर तो अमलन हिंदुस्तान से कट चुका था। महाराजा और हिंदू पंडित जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी ज़ाती भी नस्ली बुनियादों पर चपकलिश चली आ रही थी, चूँकि महाराजा जम्मू से थे और जो नेहरू थे वो कश्मीर वादी के पंडित थे। पंडितों और डोगरों के दरमियान ये चपकलिश उससे पहले से मौजूद थी। इसी चपकलिश के तहत वो किसी सूरत में भी हिंदुस्तान के साथ इलाक करने का तो सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर महाराजा ने साइन किए जो वो, उसके अंदर क्या हकीकत है क्या झूठ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं इस बात पे अभी तक अड़ा हूँ कि जो इन्होंने बोला है कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज्यादा थे, मुझे उस बात की नहीं समझ आ रही। आप थोड़ा सा बताएंगे हम, क्योंकि हमारी तो फिर ऐसे स्टांस ही सारा उल्ट पड़ जाता है ना। वो स्टांस ऐसा नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं ना, ये मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर की, सिटी के अंदर 6 मंदिर थे और मसाजिद कम थी, आबादी तकरीब। इसका मतलब है फिर मंदिर जब ज्यादा है तो वहाँ पे हिंदू भी पे कारोबारी तबका। सिटी की बात, मुजफ्फराबाद सिटी की, यहाँ चूंकि कारोबारी तबका जो था वो हिंदू थे, ठीक है, और उनकी आबादी अच्छी खासी थी। ओवरऑल जब वो बात हो रही है ओवरऑल की, तो ओवरऑल में वाकयातन मुसलमानों की अक्सर, लेकिन उतनी नहीं, 80% जो कहा जा रहा है ना, उतनी नहीं, बहरहाल मुसलमान अक्सरियत में थे। अच्छा, वो जो हिंदू कम्युनिटी थे 1947 के बाद वो कहाँ गए? अभी तो मैं 4-5 दिन से यहाँ पे हूँ और मुख्तलिफ एरियाज विजिट किए हैं, वो मुझे एक भी नहीं नजर आया। एक पंडित नजर आया है लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। मतलब ये है कि बाजार में उनकी शॉप है, वो उनका हमने इंटरव्यू भी किया, हमें तो एक भी नहीं आया। ये जो मंदिर की कंडीशन है, हम एक साइड पे ये कहते हैं, देखें हम पीस की बात अगर करें तो हम कहते हैं मस्जिदों को गिराया जा रहा है, ये किया जा रहा है, फलस्तीन में इसराइल ये कर रहा है। यहाँ पे हम देखें, हमारा मजहब तो हमें यही कहता है कि आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो ये जो हमने कंडीशन की है, और वो पंडित या वो हिंदू कम्युनिटी कहाँ गई, कैसे गई, ये क्या है? ये बहुत लाजमी चीज़ है, देखने की बात है। हमारे सरकारी निसाब में ये चीज़ मौजूद है कि जम्मू में सारे काट मार दिए गए, तो जो मरदमशुमारी की आदाद व शुमारे वो मौजूद हैं। 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% जम्मू सिटी में। अच्छा। और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी, तो इस वक्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, ठीक है, कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्लेआम किया, लेकिन ये चीज़ सोचे जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देहातों में भी जब जिरगा लगता है तो देखा जाता है कि गलती की इब्तिदा किसने की। हम खुद एक चीज़ को फ़ख्र से मनाते हैं कि 21 को यहाँ पे आई, 22 को उन्होंने यहाँ से कत्लेआम शुरू किया, 23 और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया।
हम खुद कहते हैं, 24 खुद अक्टूबर कहते हैं। को अगर यहाँ पे हुआ तो हम 27 अक्टूबर को कैसे यौम स्याह मनाते हैं? तो इससे मुराद है कि हिंदुस्तानी फौजें तो 27 अक्टूबर को आके दाखिल हुई हैं और वो महाराजा की अपील पे दाखिल हुई हैं। महाराजा ने इस दौरान में मिस्टर जिन्ना को 3 मरतबा तार भेजा कि मिस्टर जिन्ना ये क्या हो रहा है, हमारे लिए सामान तजारत जो है, फूड जो है, जो हमने पंजाब से सियालकोट के रास्ते से लेनी थी उसको बंद कर दिए गए और दरअंदाज खोल दिए गए। मतलब रिक्वेस्ट की गई ये कह लें या नहीं, हमारे दरमियान एक मुआहदा मौजूद है, था, एक मुआहदा मौजूद है वही ना, जिसको उसके मुआहदा ऊपर कायमा रिक्वेस्ट कहते की हैं। गई कि आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रह रहे, ये क्या हो रहा है? ये 3 क्या हो दफा रहा है? में ये आप बलवाई हमारी रियासत में घुस रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हाँ। तो इसकी तरफ से जिन्ना तक तो ये तार पहुंचने ही नहीं दिया गया। कारीगर उस दौर में भी मौजूद थे, तो जब उसके पास कोई बस नहीं चला तो वो श्रीनगर से भाग के जम्मू गया और वहां पे वही पंडित नेहरू जिसे उसने थप्पड़ लगवाए थे अपनी रियासत में बिला इजाजत दाखिल होने पर, उसी पंडित नेहरू के आगे उसे झुकना पड़ा। और ये झुकाने पे मजबूर करने वाले कौन थे? ये तो पाकिस्तान का हलीफ चला आ रहा था। रियासत की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी और ये कल को पाकिस्तान का एक हिस्सा बन सकता था, एक सूबा बन सकता था, लेकिन इसको मुतनाज़ करके खूनी लकीर के ज़रिए से तकसीम कर दिया गया और वो खूनी लकीर आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस इलाके में अपनी फ़ौज को भेज सकें, क्योंकि ज़मीनी रास्ता पठानकोट के रास्ते से भी तब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें, तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आके फौजें उतार दी, कब्जा कर लिया उस टाइम पे, यानी जो उससे पिछला टाइम है जो पाकिस्तान ने आके उसमें किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से डिलीट कर तो दें। एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये नहायत जायज़ और ये स्वाब का काम है, और दूसरा कब्जा नहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। हम तो खुल के कहना, यानी उन्होंने बाद में आए, उनकी फोर्सेस बाद में की चीज़ है कि 24 अक्टूबर को हम यौम मनाते हैं तासीस और 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं यौम स्याह के इस दिन, और 6 नवंबर को हम यौम शोहदाए जम्मू मनाते हैं। 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आता है कि इधर से कत्ले आम किए हुए पठानों के काटे हुए लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, तो वहाँ पे बलवाइयों ने जवाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वहाँ से मुसलमानों को काट के भेजा। और वो भी पहले यहाँ के महाराजा ने वहाँ पर जो आपने बोला कि साइन किया तो वो आए, मौजूद है। इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करने दी जाती। मुआहिदा कायमा जो है हाँ। ये बहुत पहले हुआ और ये गलत 12 अगस्त की बात, 12 अगस्त को 12 अगस्त को पाकिस्तान बना, 14 अगस्त को, ऐसे ही है। 12 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर का हुक्मरान हरी सिंह और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, आज भी मौजूद है। ठीक है, वो कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है जो गायब हो गई या खत्म या उसे कोई माने ना हो, प्रॉपर एग्रीमेंट मौजूद है, वो मौजूद है। और मायदा ये था कि जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर अंग्रेज के दौर में थी, इंटरनली खुद मुख्तार, और उसके ऊपर जो शेल्टर था, जो झंडा था, वो अंग्रेज का था। ठीक है, लाइक करेंसी उनकी यूज हो रही है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है थोड़ा वो डिफेंस। और इसी तरह अब पाकिस्तान झंडा उसका होगा, यानी उसका शेल्टर होगा, करेंसी होगी और दफा उसके तहत होगा। लेकिन ये साइन हो गया, पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। 21 अक्टूबर, ये बात है 12 अगस्त की साइन हो गया। उसके बाद आता है 21 अक्टूबर को वो जो अभी अब्दुल बसीर साहब ने तफसील से बताया कि वजूहात क्या थी, तो वो अटैक किया गया रियासत जम्मू कश्मीर पर, यानी उस मायदे पर गोली चलाई गई। पाकिस्तान ने अपने एग्रीमेंट को गोली चलाई गई। ठीक है, ये याद रखिए कि उस वक्त महाराजा इस मायदे के बाद पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में गवर्नर हाउस और ये महाराजा हाउस और उस वक्त डाक के अदारे थे पूरी रियासत में, उन सब पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया था। तो वो जो गोली चलाई गई है वो किस पर चली? पाकिस्तान के परचम पर, उस मायदे पर। चलाई किसने, ये भी एक सवालिया निशान है। मतलब मैं वो इस तरह की हम बात करेंगे तो थोड़ा शायद वो और साइड पे जाएगी। मुझे ये बताएं, देखें आपने हिस्ट्री 5,000 साल पहले से शुरू की, थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ आते हैं, बड़ा आपका टाइम लिया। अच्छा, 5,000 साल पहले से हमने हिस्ट्री शुरू की, हमने थोड़ा हिंदुओं को डिस्कस किया, फिर मुसलमान आए उनको डिस्कस किया, फिर उसके बाद सिख आए उनको डिस्कस किया, जो भी आया। अभी 1947 के बाद जो आपने बताई, मैं उससे तो हैरान हुआ। मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि पहले पाकिस्तान की फोर्सेज आई, फिर उसके बाद इंडिया की आई, लेकिन जो आपने ऑथेंटिक बात बताई उसमें हैरान हुआ। ये बताएं, हर जो भी इशू चल रहा है पीस कश्मीरी रहा है,
मैं 75 साल से अपने पाकिस्तान में बैठ के नारा लगाता हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं नारा लगाता हूँ कश्मीर की आवाज़ उठानी है। यहाँ पे तो कश्मीर की आवाज़ हकीकत में पाकिस्तान तक फिर पहुँची नहीं है, जो आपने बात बताई है। यहाँ पे तो कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पाकिस्तान तक पहुँची। हमें तो आज तक यही पता है कि यहाँ पे मुसलमान थे तो मुसलमान। या आपकी इस बात को एक वजाहत कि अथेंटिसिटी की जो बात जी, करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें रेजोल्यूशंस की बात आपने सुनी हुई है? बिल्कुल, कभी किसी ने वो करारदादें पढ़ी हैं? मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर स्टडी किया। उसकी जो लास्ट करारदाद है जिसके बारे में इस्तिस्वाब राय की बात की गई, प्लेबिसाइड की जो बात हो रही है, तो प्लेबिसाइड के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे? कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है, क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों? हाँ, ये एक सवाल है, क्यों हटाए? अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। अच्छा, ये इंडिया का स्टांस है, वो तो आज भी यही कहते हैं कश्मीरियों का। पर आप क्या कहते हैं? इस पे हमारा हिस्ट्री कह रही है ना कि 21 को हम पर हमला हुआ कबायलियों की तरफ से और 27 को इंडिया आया। हम कुछ कहें ना कहें, ये हिस्ट्री मौजूद है, वो हिस्ट्री कह रही है। ठीक है। और कबायली श्रीनगर से कोई 200 किलोमीटर दूर थे तो उन्हें वहां से इंडियन आर्मी ने मारकर वापस भेजा। ठीक हो गया। अच्छा, इधर शायद इसी वजह से भी यही कहा जाता होगा कि भाई पाकिस्तान का कश्मीर बनता है कि जी हमने पहले कब्जा कर लिया, तो शायद एक ये भी स्टांस में भी कुछ लोगों को, वैसे तो हम जब ब्रॉडर उस पर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें सब चीज़ नज़र आ रही है, सब जो सीनरी है नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को जिनके स्टूडेंट्स कह लें या जिनका दिमाग थोड़ा अभी उस लेवल पर नहीं सोच रहा, ये शायद कह दिया जाता है हमारी आर्मी पहले चली गई थी तो इसलिए जी हमारा हुआ। आर्मी देखें, पंजाब में अगर KPK की सरहद की फ़ौज घुस आए तो क्या कोई अहले पंजाब में से गैरतमंद शख्स उसको KPK कहने देगा? नहीं। क्या बलूचिस्तान में सिंध की फ़ौज घुस आए और तो क्या कोई गैरतमंद बलोची उसको सिंध कहने देगा? क्या ईरान के कुछ लोग आके पाकिस्तान पे कब्जा कर लें तो क्या पाकिस्तानी अपनी शनाख्त को मिटाने को तैयार होंगे? क्या वो कहेंगे, नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान बनेगा ईरान? हर शख्स की अपनी शनाख्त है, उसकी शनाख्त के साथ मत छेड़ा जाए, उसके हुकूक के साथ मत छेड़ा जाए। आप जाइए, ये हम दो की बात नहीं, ये चार की बात नहीं, इस शहर में सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। अवाम के साथ किसी का कोई इशू नहीं है, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के अवाम में और कश्मीर के अवाम में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो सदियों से साथ रहने वाले लोग हैं, ज़मीन पे खींची हुई कोई लकीरें इन्हें दूर नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम के साथ तो हमारी मोहब्बत अटूट है, अटल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तानी अवाम के साथ भी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, हमारे पड़ोसी हैं, हम अपने सब पड़ोसियों के साथ खुशहाली से, इक्वालिटी के साथ रहना चाहते हैं। हम उनकी खुशहाली के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। हमारे पड़ोसी खुशहाल होंगे तो हम डेफिनेटली खुशहाल होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्टांस दिया जाता है, हमारे यहाँ पे जो स्टांस दिया जाता है पाकिस्तान में कि अगर जो कश्मीर के साथ खड़ा है इसका मतलब है वो इंडिया के अगेंस्ट है। मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टांस दिया जाता है, तो आप तो बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, इंडिया से भी मोहब्बत है, यानी लोगों से मोहब्बत है कि लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये तो लड़ाने वाले कुव्वतें हैं जो आपस में लड़ाती हैं। ठीक है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज़्यादा महंगा होके आएगा तो आप लेंगे। यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है, आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे या आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा? या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक है? कोई नहीं है। ये सिर्फ उन इदारों के सोचने की ज़रूरत है कि जिन्होंने नफरतें बोई हैं। यूरोप से हमें सबक सीखना चाहिए कि 13 ममालिक थे और आज वो लड़े तो वो हैं, कई सदियों तक लड़ते रहे, लेकिन आज वो एक यूनियन की सूरत में आ चुके हैं। उसके 53 ममालिक बन चुके, 13 ममालिक से बॉर्डर फ्री ट्रेड है। और कोई अलादगी की बात करना चाहता तो कभी उस पर गद्दारी का ठप्पा नहीं लगता। क्यों? हक की खुद इरादियत, हक की ज़िंदगी के बाद आपका दूसरा बड़ा हक है, आप रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात करेगा तो उस पर एकदम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है, इस आज़ाद कश्मीर के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है। और ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में
क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब कभी आपको आज़ाद लगा? आज़ाद पाकिस्तान या आज़ाद ईरान, आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मजाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। हम तो वसाइल की बात करते हैं कि हमें अपने वसाइल पर अख्तियार दिया जाए। अहले पंजाब अपने वसाइल पर उन्हें अख्तियार दिया जाए, वहाँ की आवाम को जो वहाँ के मालिक व मुख्तार हैं। अहले बलूचिस्तान को उनके वसाइल पे अख्तियार दिया जाए तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं। ये सारी वसाइल की जंग है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों की बामी मैर मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए। दुनिया वैसे भी एक यूनिफिकेशन की तरफ जा रही है। आपके पास लिंगवा फ्रैंका डेवलप हो रही है, आपके पास छोटी छोटी शनाख्तें मिट रही हैं, आपकी छोटी ज़बानें मिट रही हैं, दुनिया एक मरकज़ियत की तरफ आ रही है। और इस दौर में भी अगर ये आप इख्तलाफात को बोते रहेंगे, नफ़रतों को बोते रहेंगे, तो ये खेल बहुत आगे चलने वाला नहीं है, ये बदबूदार है। मोहब्बत की तरफ आएँ, इंसानियत की तरफ आएँ, फलाह की तरफ आएँ, खुशहाली की तरफ आएँ। हमारा यही पैगाम है। अहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है, मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे शनाख्त मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ, सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से, अगर ख़ास तौर पे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है। मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये हमें मज़ीद थोड़ा टाइम दें। आप भी ज़रूर बताइए। वीडियो तो बड़ी ही शानदार थी, बड़ी ही शानदार थी। यकीन करें ऐसी हकीकतों का पता चला जो कि पहले नहीं पता था। हकीकत बात है, ये उधर का मना को पढ़ा लिखा आदमी है, इसने नॉलेज बहुत नॉलेज की बात। मैं यहाँ पर भाई सर एक बात करूँगा, शुएब भाई डंडी मारते हैं। किस तरह? शुएब भाई जो टॉपिक छेड़ा जाता है ना, जब उस पर यहाँ पर आकर हिंदुओं पर या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात होने लगती है ना, तो जो टॉपिक को बदल देते हैं, अपना सवाल ही बदल देते हैं। वो सवाल ही ऐसा था असद भाई के हम, अच्छा यहाँ पर एक बात हमारा यही यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हिंदुस्तान से आवाज आती है ना कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर पर, वो क्लियर हो गई कि वो कबायली थे ना कि पाकिस्तान की फौज ने हमला किया है। यार मेरी बात सुन, मैंने पूरी वीडियो देखी है ना, देख रहा था, मैं सुन रहा था। वो अफगानिस्तान के कबायली इलाके से आए हुए लोग थे ना कि पाकिस्तान की फौज। उनको भेजा किसने था यार? पूरा क्लियर किया गया इसमें, आपको समझ नहीं आई? समझ सारी आई है कि उनको भेजा। अच्छा चले बात आ गई, बात वहां पर आकर रुकती है कि जो खत यहाँ से भेजे गए वो जिन्ना तक जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन तक नहीं पहुंचाए गए। ऐसा ही है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे भाई, जो इतना बड़ा बवाल का बायस बनी। समझ में आती है अब आपको पता चलता है कि आप कहते हैं कि हमारे वो जो हिंदू राजा था उसने खुद साइन करके हमें कश्मीर, भाई उसने मदद के लिए पुकारा था, ना कि आपको साइन करके वो मुल्क दे दिया था कश्मीर का, ये लो ले लो मुझसे। अगर इस वीडियो का लुबलब आप देखें तो उससे ये पता चलता है कि जो राजा जो थे ना, राजा हरि सिंह, वो मुखालिफ थे जवाहरलाल नेहरू के। जिस तरह वो भाई बातें कर रहा है, वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के साथ इलाहा करे, लेकिन पाकिस्तानी ने सुन ले वो पाकिस्तानियों के साथ हो सकता था कि आने वाले वक्तों में इलाक उनका हो जाता, लेकिन इलाक हो गया था। जब वो कह रहे थे कि आपका झंडा हमारे वही कानून चलेगा जो ब्रिटिश के लिहाज से हम चल रहे थे, वही सारा कुछ तो आजाद रहेगी। यार आजाद वो ठीक है ना, वो अपनी उनकी डिफेंस वो करवाएंगे, उसके बाद झंडा करेंसी भी पाकिस्तान की चलेगी। समझ लगे किस्म के पाकिस्तान के साथ जुड़ गए थे। अच्छा, ये हमारी कुताही है। अच्छा यहाँ पर एक और बात भी तो हो सकती है मेरे साथ, यहाँ पर ये साजिश भी तो हो सकती है कि इस हिस्से को फोड़ने के लिए ऐसी हरकत की गई है। मेरा एक क्वेश्चन सुने, मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि वो पाकिस्तान से इलाक करना चाहते थे कश्मीर, तो उन्हें हिंदुस्तान से फिर मदद क्यों मांगी? मैंने आपको समझाया तो है मेरे भाई, वो वीडियो में बता रहा ना, पूरी वीडियो में तफसील मौजूद है। मैं आपने अटैक मेरे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था यार, यही बात अटैक किया होगा तो फिर इंडिया से उन्होंने मदद मांगी होगी ना यार। कहाँ कहा गया कि पाकिस्तान की फौज ने अटैक किया है? कहीं पर भाई कबाली तो भेजे तो थे ना, पठान तो भेजे थे ना। भाई बात समझने की कोशिश करो, मैं यही बात कह रहा हूँ कि चंद अनासिर थे मेरे भाई,
जिनकी साजिश की वजह से ये वो सारा बता रहे मामला थे जो खराब हुआ। पठान थे, जो कबायली थे, वो किसी गैर इलाके के लोग अपने ऊपर तसल्लुत नहीं मानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज को मदद रखते हुए अटैक समझने किया। में गलती हुई कि हमारे पाकिस्तान की फौज ने हम पर अटैक किया, हालांकि ऐसा नहीं था। वो इनका पाकिस्तान लीडर का आर्मी नाम भी भी शामिल थी यार, वो तो बाद में आई ना जब इंडिया के फौज शामिल हुई। तो और एक भी इंकशाफ हुआ है, जो बात करते हैं कि शुएब भाई बात करते हैं कि पहले भी हिंदू जो उधर थे उनकी तादाद ज्यादा थी। शुएब भाई एक शहर में नहीं सुन ले, उसमें भी मेरे भाई भाई सुन ले, आपको भी नहीं समझ आई। शुएब भाई को भी समझने में गलती हुई। शुएब भाई ने भी वही बात उठानी होती है जो उनके हक में होती है, ये बात हकीकत है। बात ये वो कह रहा था भाई कि इधर मंदिर बराबर थे, मतलब मंदिर काफी थे, ये नहीं कहा था कि हिंदू ज्यादा थे। आपको भी समझ था हिंदुओं का। सिटी की बात की ना उन्होंने, सिटी के आप मैं उनके अल्फाज बोले, मैं अपने पास सिटी की बात। अच्छा, उन्होंने कहा हिंदू ज्यादा मसाजिद के मुकाबले में मंदिर ज्यादा थे। यार ये उन्होंने भाई ने बोला था कि सर मेरी बात सुन भाई गुलजार साहब ने, मैंने भी वीडियो देखी है ना। मान लो मंदिर ज्यादा थे, अब वही दोबारा सवाल शेख भाई ने किया कि फिर अगर ऐसा है तो फिर हिंदुओं की आबादी भी ज्यादा होगी इस शहर में। तो उन्होंने कहा मेरे भाई नहीं, हिंदू क्योंकि कारोबारी तबके के लोग एक मिनट एरिया में कारोबारी तबके के लोग थे, इसलिए मतलब कि वो इन्वेस्ट करते थे यहाँ पर। फिर भी मेरे भाई इधर से एक और बड़ी बात मुसलमान थे यहाँ, और जम्मू कश्मीर में 90% थे। भाई मेरी बात इधर एक और बात बड़ी क्लियर हो गई। हम कहते हैं कि हिंदू पंडितों पर जुल्म नहीं किया गया, अब खुद ही वो मान रहा है कि जवाहर नेहरू जो है वो उन्हीं में से थे, उनको थप्पड़ मार के उन पर जुल्म किया गया था। अच्छा ये बात आती है तो फिर भाई जम्मू कश्मीर में जो 90% आबादी थी जो वो किधर गई, इसका जवाब दो। कौन सी 90% आबादी? जम्मू कश्मीर मुसलमानों की 90% जो आबादी थी वो अब किधर गई? वो कब कह रहा है 90% थी, वो कह रहा 70% थी। बताओ यार, अब तुम भूल रहे हैं, जानबूझ के कह रहा है। तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है? मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोबारा रिपीट करके देख लो। बात यही है जो मैंने की, उनको भाई मारा गिराया। मेरी बात सुन भाई गुलजार, उन्हें मारा गया, जिला वतन किया गया, वो अपनी जानें बचाकर वहां से लोग भागे, हिजरत कर गए मेरे भाई। और जो बचे वो मारे, वो भाई हिंदू पंडितों को मारा गया, तुम कह रहे हो मुसलमानों को मारा गया। कमाल करते, तुम भी अजीब ही कर रहे हो। जम्मू कश्मीर में आप दोबारा रिपीट कर ले। और यार तुम्हारा दिमाग खराब नहीं भाई, उल्टी गंगा नहीं मेरे भाई। अच्छा एक और बात इधर क्लियर हुई। उस भाई ने कहा था कि आपका जो यूएन चार्टर में जो इंडिया था वो ये बावर कराने, ये साबित कराने में कामयाब हो गया था कि इंडिया पाकिस्तान की फौजों ने पहले अटैक किया था, इसलिए यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान जो अपनी सारी फौज निकालेगा। और सुन ले पहले बात मुकम्मल हो ले, बात समझ रहा हूँ, आप बात कीजिए। बात मेरी अभी तक खत्म नहीं, पहले तुम शुरू हो जाते हो। जहां पर आप गलत होंगे मेरे भाई, मेरी बात है, मैं सवाल छोड़ दूंगा, आप जो मर्जी पर बहस करना। उन्होंने कहा कि ये यूएन का चार्टर भी है, यूएन के जो रेजोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान सारी फौज निकालेगा, क्योंकि इंडिया ये साबित कर चुका था कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया था। उसके बाद इंडिया जो है वो मैक्सिमम मेजोरिटी से यानी कि 51% 51% भी वो अगर आर्मी निकाल रहता तो वो यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक कामयाब हो जाता, वो पूरी शिक पर पूरा उतर सकता। ये होती है डंडी मारना, ये होता आर्मी। और भाई आपने पहले आपने क्यों अटैक किया? मेरी बात सुनो, क्यों किया अटैक? ये होता है डंडी मारना। और यार मैं आपको बताता हूँ ना, तुम्हें शऊर ही नहीं, फिर समझ नहीं आ रही। बड़ी समझ में आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। जिसे कहते हैं कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, ये होती है बात। आपकी ताकत उस वक्त तक आप ज्यादा ताकतवर थे, तो इसलिए आपने वो बात जैसे इंडिया आज चाहता है कि पाकिस्तान के नक्शे से नामो निशान। उस वक्त इंडिया में इतना मजबूत नहीं था जब ये यूएनओ की आप इतने वसूख से कैसे? मेरी तो बात सुनिए, जो हरी सिंह थे उन्होंने मदद मांगी, उसके बाद ये बात हुई कि पहले पाकिस्तान निकाला जाएगा, जो पाकिस्तान की फौज है वो आजाद कश्मीर में से सारी पीछे जाएगी। उसके बाद 50% जो है वो आप जो है बूझ कर बात भाई यूएनओ क्या तेल लाने, असल की बात ठीक है, क्लैपिंग होनी चाहिए। यूएन ने क्या भाड़ में वो जो कहता है कि पाकिस्तान की फौजें पहले अटैक की, ये भी झूठ। फिर यो कहता है कि पाकिस्तान की कंप्लीट फौजें निकले तब रिफरेंडम हो, प्लेबिसाइट हो, ये भी झूठ। असल सच कहता है जिंदाबाद। कमाल कर दिया सर आपने बात करते हुए। कमाल कर दिया। मैं बात सिर्फ इतने से खत्म करूंगा कि भाई हमारी फौज बाहर में गई थी, उन्होंने कबायलियों से बचने के लिए ये बात की। वो भाई खुद मान रहा है,
तुम पता नहीं कौन से डगर पर चले। मैं बिल्कुल उसी डगर पर हूँ जो मैंने सुना। अच्छा, कबाड़ियों को मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि भेजा कि पाकिस्तान को क्रॉस करके वो किधर चले गए कश्मीर में, वो क्या लेने गए थे उधर? आज नहीं, वो पूरी दुनिया, वो आज तक आप भाई उनको मानते हैं, तालिबान मानते हैं, उनको किसने भेजा था यार? आप बात को चाहे जिधर का रंग दे दें, बात हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फौज नहीं इंटर पहले हुई थी, पहले इंडियन आर्मी आई थी मेरे भाई। ओ चलो जी, ये इंडियन आर्मी आई थी उन कबायलियों को निकालने तो के लिए। बार बार यार, बार बार उधर पाक फौज हमला करती है, उसके बाद बोलता है कि अच्छा एक मिनट भाई गुलजार, आप ज्यादा समझदार हैं कि वो समझदार है? उन्होंने कहा कि हम, वो खुद माने ना, खुद मान रहे कि इंडिया जो पाकिस्तान के कबायली फर्क कबायलियों ने हमला कर दिया, तो भाई वो अपनी जान बचाने के लिए इंडिया के पास गए थे, इंडिया के पास गया था कि हमें मिले, हमें कोई तोहफा दे। तो उसके बाद इंडिया की जो फौज आई, तो फिर आपकी जो थी उधर की जो पॉलिटिशियन थे वो बावर क्यों नहीं करा सके, साबित क्यों नहीं करा सके कि इंडिया की फौज पहले आई थी? वो इतने बुद्ध थे यार, जाने दो। मैं तो ये कहूँगा उसके कहाँ लाठी होगी इंडिया की? पहले दिन से कानून बना हुआ है, जिसकी लाठी उसकी बहस में। भाई जितनी बात करते हैं सबने मानना नहीं है, बात मुझे पाकिस्तान हमला किया, पाकिस्तान किया, कभी नहीं मानूंगा। और फिर आज तो सबूत भी मिल गया कि ऐसा कुछ नहीं था मेरे भाई। चलो जी, मैं तो सिर्फ बात कमाल करता था, लेकिन चले उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस लगी होगी। वीडियोस लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।